अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख की घोषणा भी नहीं हुई और यूपी के राजनीतिक हलकों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। बीते चंद दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल है। खुद सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी में ही सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा। 14 जुलाई को लखनऊ में कार्य समिति की बैठक बुलाई गई। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत प्रदेश की राजनीति में दखल रखने वाले दिग्गज नेताओं ने इसमें शिरकत की। लगभग 2000 कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ पार्टी की हर बारीक से बारीक चीज पर चर्चा हुई, जिसके बाद आला कमानों के भाषण के अलग अलग मायने निकाले जाने लगे। बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य बोले, संगठन सरकार से बड़ा है। डिप्टी सीएम का बयान इशारा कर रहा था कि सरकार और संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। विश्लेषकों के कयासों का बाजार गर्म हो ही रहा था कि खबर आई कि बैठक के 2 दिन बाद 16 जुलाई के रोज केशव मौर्य दिल्ली पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने। साथ ही यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी थे, लेकिन नड्डा दोनों से अलग अलग मिले। पहले करीब 1 घंटा केशव मौर्य से मुलाकात की और बाद में भूपेंद्र चौधरी से। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जेपी नड्डा तो कार्य समिति की बैठक में भी आए थे, तो फिर केशव मौर्य और भूपेंद्र को मीटिंग के लिए दिल्ली क्यों बुलाया गया? क्या हुआ आखिरकार इस मीटिंग में? क्या संगठन यूपी में कुछ फेर बदल करने का विचार कर रहा है, जैसा बड़ी बड़ी हेडलाइंस में टीवी चैनल्स पर दिखाया जा रहा है? आज तक के सहयोगी हिमांशु मिश्रा के मुताबिक जेपी नड्डा ने केशव मौर्य से ऐसी बयानबाजी से बचने के लिए कहा है जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी में संगठन स्तर पर फेरबदल हो सकते हैं। 16 जुलाई की रात दिल्ली में ये मीटिंग चल रही थी और उसकी अगली सुबह मुख्यमंत्री योगी ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर मंत्रियों की बैठक बुला ली। कहा यह भी जा रहा है कि यूपी की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। योगी आदित्यनाथ ने 30 जून को हुई बैठक में इन सीटों का जिम्मा 16 मंत्रियों को सौंपा है। इन मंत्रियों को अपनी अपनी सीटों पर प्रत्याशी के चयन और वहां की जमीनी हकीकत के बारे में रिपोर्ट सीएम को सौंपनी है। आपको यह भी बता देते हैं कि किस नेता को किस विधानसभा सीट की जिम्मेदारी दी गई है। मैनपुरी की करहल सीट की जिम्मेदारी जयवीर सिंह को दी गई है। फैजाबाद की मिल्केपुर सीट की जिम्मेदारी सूर्य प्रताप शाही और मयंकेश्वर शरण सिंह को दी गई। अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की बात करें तो उसका जिम्मा स्वतंत्र देव सिंह और आशीष पटेल के जिम्मे है। कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो सुरेश खन्ना और संजय निषाद इस सीट पर नजर बनाए रखे हैं। प्रयागराज की फूलपुर सीट दयाशंकर सिंह और राकेश सचान के जिम्मे गई है। मिर्जापुर की मजवा सीट अनिल राजभर देख रहे हैं। गाजियाबाद सदर की सीट सुनील शर्मा, बिजनौर की मीरापुर की सीट अनिल कुमार और सुमेंद्र तोमर, अलीगढ़ की खैर की सीट लक्ष्मी नारायण चौधरी, मुरादाबाद की कुंदर की सीट धर्मपाल सिंह व जेपीएस राठौर देख रहे हैं। तो ये तो हो गई सीटों की बात, उनकी जिम्मेदारी किनको दी गई इसकी बात। लेकिन योगी आदित्यनाथ मंत्रियों की बैठक भी ले रहे हैं। उप मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, गठबंधन के सहयोगी सरकार पर ही सवाल उठा रहे हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद कह रहे हैं कि अधिकारी गरीबों के घर पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। अधिकारी हाथी, पंजा और साइकिल से मिले हुए हैं। ढेर सारे अधिकारी ऐसे हैं कि अंदर से हाथी, साइकिल, पंजा है, ऊपर से कमल ओढ़कर कुर्सी बैठे हैं। जब उनको मौका मिलता है तो डसने का कोशिश। अब इस समय बुजुर्गों का घर गिराएंगे, बुलडोजर लगाएंगे। 90 साल से बैठा हुआ आदमी, गंवार आदमी है, गरीब आदमी है, उसके लिए सरकार हम लोग है ना, तो कानून का सहारा लेकर उसको बुलडोजर लगाएंगे। पंतनगर, रहीम नगर में कल बच्चे रो रहे थे। प्रधान जो है, प्रधान खुद ही अपने 2 एकड़ कब्जा किया है, उसको मिलके अपना मेंटेन रखा है और बाकी गरीब जो वोट नहीं दिया उसका घर गिरवाए। अपना दल सोनेवाल की मुखिया और केंद्र में मंत्री अनुप्रिया पटेल योगी सरकार को लेटर लिख रही हैं। पहले सरकारी नौकरी में ओबीसी आरक्षण को लेकर, फिर वाराणसी और सोनभद्र हाईवे पर गलत तरीके से टोल वसूले जाने की आशंका जताते हुए। हालांकि योगी सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी ने इसका जवाब भी दिया है। उन्हें एक लेटर में बताया कि वाराणसी के शक्तिनगर मार्ग का टोल वसूला जाना गलत नहीं है। जिस प्राइवेट सड़क कंपनी ने सड़क बनाई थी उसे टोल लेने की इजाजत दी गई थी। अचरज की बात तो ये है कि ये सारे बयान और लेटर तब आ रहे हैं जब लोकसभा का चुनाव हो चुका है और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चलने की खबरें आ रही हैं। चुनाव तक संजय निषाद को लोगों के घरों पर चलने वाले बुलडोजर नजर नहीं आते थे।
इसी बीच एक प्रतिक्रिया समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव की भी आई है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, भाजपा की कुर्सी की लड़ाई की गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया है। तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम भाजपा दूसरे दलों में करती थी, अब वही काम वो अपने दल के अंदर कर रही है। इसलिए भाजपा अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। जनता के बारे में सोचने वाला भाजपा में कोई नहीं है। अब इन बयान और प्रतिक्रियाओं के क्या मायने हैं, ये तो साफ नहीं बताया जा सकता। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उपचुनाव ये तय कर देंगे कि 2027 का विधानसभा चुनाव किस ओर जा रहा है। क्या लोकसभा में बीजेपी की महज 33 सीटें जीतने का असर उपचुनाव में भी नजर आएगा? या बीजेपी यूपी में अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? क्या कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर होगी या फिर पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? वहीं लोकसभा चुनाव में अपनी बढ़ी हुई सीटों के बाद कांग्रेस भी अब आत्मविश्वास से भरी हुई दिख रही है। यूपी की 10 सीटों में कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। दिलचस्प ये भी देखना होगा कि क्या मायावती की बसपा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी या बस मूक दर्शक बन चुनाव देखती रहेगी। जो भी हो, हम आपको बताते रहेंगे। अब तक के लिए जो तमाम जानकारी थी, ये सारे अपडेट्स थे, ये लेकर आए हैं हमारे साथी रजत पांडे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। शुक्रिया।